हेलो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन फोर्थ लेक्चर ऑनलाइन में आपका सभी का स्वागत है। देखिए आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका कि टाइटल आपको दिख रहा है, इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन सनराइज और सनसेट। यानी कि क्या रिफ्रैक्शन सनराइज और सनसेट की टाइमिंग पे कोई अपना इम्पैक्ट डालता है, असर डालता है। इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप थोड़ा सा ये डायग्राम में यहाँ पर, वैसे तो आप इस डायग्राम को बुक में देखिएगा। ये टी से लेकर आर, हम सभी जानते हैं टी से लेकर आर तक ये जो हमारा इस तरह से एक सर्किल है, ये टी आर, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ओके, लेट मी ड्रॉ अगेन। थोड़ा सा ये टी आर इज द सेलेशियल इक्वेटर। देखिए अब यहाँ से हम रीड करना शुरू करते हैं। एन एस एंड टी आर, एन एस वी ऑल नो, एन एस इज द नथिंग बट सेलेशियल हॉरिजन एंड टी आर इज नथिंग बट द सेलेशियल इक्वेटर। और ये दोनों आपस में हमने यह शो कर रखा है ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये आपका यहाँ पर थोड़ा डायग्राम लाइट हो गया है। बोथ सेलेशियल हॉरिजन एंड सेलेशियल इक्वेटर इंटरसेक्टिंग एट ई। हमने सेलेशियल स्फीयर चैप्टर में इसको पढ़ा था कि ये दोनों जो है आपस में दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, डब्ल्यू एंड ई। तो यहाँ पर डब्ल्यू वाला पॉइंट पीछे की तरफ होगा, जहाँ पर ये पीछे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और जेड आपका जेनिथ है, पी आपका सेलेशियल नॉर्थ पोल है। ये सब बातें तो हम जानते हैं। अब यहाँ पर मेन नई चीज़ हमें जो समझनी है, जो कि मैंने यहाँ देखिए अंडरलाइन कर रखी है, इसको मैं और यहाँ पर आपको ऐसे यहाँ से मार्क कर देता हूँ। ये मेन कंसेप्ट की चीज़ है जो कि आपको समझनी है और इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद करके आपको एग्ज़ाम में लिखना है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इस फिगर में देखिए आप, यहाँ पर आपको और क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा है एस। ये इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं, देखिए एस, ये एस मार्क भी कर रखा है। और फिर एक दूसरा पॉइंट मैं आपको लेके बताता हूँ डिफरेंट कलर से, ये वाला येलो कलर वाला, ये है एस डैश। एरो दिख रहा है आपको, एस डैश मार्क बना के एरो कर रखा है। तो एस और एस डैश क्या है, ये हमें मेन बात यहाँ समझनी है। तो देखिए आप सबसे पहले आप दिमाग में लेके आइए कि सेलेशियल जो हॉरिजन एनएस बना हुआ है आपके सामने, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। अगर आपको याद होगा, जब हमने सेलेशियल स्फीयर चैप्टर हमने डिस्कस किया था, उसकी थ्योरी डिस्कस की थी, तो हमने आपको बताया था कि अर्थ के ऊपर अगर हम डिफरेंट ऑब्जर्वर ले तो उनके रिगार्डिंग सेलेशियल हॉरिजन अलग अलग होगा। मतलब एक मोटी बात दिमाग में आप ये लेके आइए कि ये जो मेरा एन एस सेलेशियल हॉरिजन है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम दूसरा ऑब्जर्वर लेंगे तो इसी सेलेशियल स्फीयर पर दूसरा सेलेशियल हॉरिजन उसके रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, अच्छा, अब किसी भी ऑब्जर्वर को सनराइज होता हुआ, कोई भी ऑब्जर्वर अगर ये कह रहा है कि अभी इस समय सनराइज हो रहा है, इसका क्या मतलब है? यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेइंग दैट सन इज़ राइजिंग। सन इज़ राइजिंग का मतलब सन निकल रहा है, सन उदय हो रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब सन ऑब्जर्वर को अपने हॉरिजन पर आता हुआ दिखता है, यानी जब सन की पोजीशन ऑब्जर्वर के रिगार्डिंग जो हॉरिजन है उस पर होती है, तो ऑब्जर्वर कहता है कि सनराइज हो रहा है। अब इस प्रेजेंट डायग्राम में आपको एस और एस डैश, ये दो पॉइंट दिख रहे हैं, ये दोनों सेलेशियल स्फीयर पर है। एस कौन है? एस जो है वो है एक्चुअल सन। ये देखिए एस, जिसका कि पॉइंट मैंने यहाँ ग्रीन बना रखा है। ठीक है, और एस डैश क्या है? एस डैश है अपरेंट सन। अब आपको जान के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि दो सन थोड़ी हो सकते हैं। एक को तो हम कह रहे हैं एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन और दूसरा है अपरेंट पोजीशन ऑफ सन। तो जिसने भी
रिफ्रैक्शन का चैप्टर शुरू से पढ़ा है मेरे साथ साथ, वो जानता है। हमने सबसे पहले यही बात समझी थी कि अगर देखिए इधर आप मेन कंसेप्ट इस छोटे से डायग्राम में आपको रिकॉल करा देता हूँ कि ये जेड जेनिथ है और ये कोई भी एक्स स्टार है सेलेस्टियल स्फीयर पर। तो ऑन अकाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण एक्स जो है वो थोड़ा सा जेड के टुवर्ड्स हमको खिसका हुआ लगता है। यानी ऑब्जर्वर जो कि अर्थ पर है, जब वो एक्स को देख रहा है तो उसको स्टार एक्स डैश पर अपीयर होता हुआ लगेगा। इसी को तो बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। ये एक्स डैश जेड, ये तीनों एक ही ग्रेड सर्किल पे लाई करते हैं। ये भी बात मैंने आपको क्लास में बता रखी है। तो ये जो डिस्टेंस होती है एक्स से एक्स डैश, यही कहलाती है रिफ्रैक्शन आर। यानी रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, कोई भी हेवनली बॉडी स्टार सन को जब ऑब्जर्वर कोई जो कि अर्थ पर है, जब वो उसको देख रहा है तो वो हेवनली बॉडी स्टार या सन उसको थोड़ा सा जेड के टुवर्ड्स डिस्प्लेस होती हुई खिसकी हुई लगती है। यानी एक्चुअली ऑब्जर्वर को लगेगा कि स्टार एक्स डैश पर है, जबकि एक्चुअली वो इस समय है एक्स पर। तो हम कहते हैं एक्स इज द एक्चुअल पोजीशन एंड एक्स डैश इज द एपरेंट पोजीशन। और इन्हीं के रिगार्डिंग अपन जो दो एंगल्स डिफाइन करते हैं, कैपिटल जेड एंड एक्स-आई, याद है आपको? तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए रेड कलर में जो हमने यहाँ इस फिगर में बता रखा है, ये तो है एक्चुअल सन। और ये जो आपका यहाँ पर देखिए आप इधर येलो कलर में ये जो पॉइंट यहाँ बना रखा है, जिसको कि मैंने एस डैश से मार्क कर रखा है, ये एपरेंट सन है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि व्हेन द, अब यहाँ से यहाँ देखिए आप, व्हेन द एपरेंट सन है एस डैश इज ऑन द होरिजन। तो इस फिगर में देखिए एस डैश को मैंने कहाँ शो कर रखा है, एन एस पर। तो इस समय एपरेंट सन होरिजन पर है। इट्स जेनिथ डिस्टेंस इज 90 डिग्री। तो आप मुझे बताइए जेनिथ डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जेनिथ डिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी स्टार की जेड से मेज़र की गई अलोंग द वर्टिकल सर्किल मेज़र की गई डिस्टेंस। तो आप बताइए जब अपरेंट सन एस डैश पर है तो इसकी जेनिथ डिस्टेंस हो जाएगी जेड एस डैश, यानी डिस्टेंस फ्रॉम जेनिथ। और ये डिस्टेंस क्लियरली कितनी होगी, 90 डिग्री। बताइए क्यों? बिकॉज जेड इज द पोल ऑफ एन एस और एस डैश अभी एन एस पर है। तो एन एस का कोई भी पॉइंट जो एन एस पे लाई कर रहा है, उसकी जेड से जो डिस्टेंस होगी अलोंग द वर्टिकल सर्किल वो 90 डिग्री होगी, ये हम जानते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। एंड द हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्शन इज 35 मिनट्स। अब ये वाली बात नहीं है, देखिए ये वाली बात हमको यहाँ पर मतलब ये एक फैक्ट है जो कि हमें यहाँ मतलब लेके चलना है कि एस से एस डैश तक की जो आर्कोल डिस्टेंस है, या एस डैश से एस तक की जो आर्कोल डिस्टेंस है, ये इस समय 35 मिनट होती है। ये मिनट एक यूनिट है आर्क को या एंगल को मेज़र करने की। जिस तरह से डिग्री होती है ना, तो उसकी छोटी यूनिट है ये मिनट। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो आपको दो बातें क्लियर याद रखनी है। एक तो ये फिगर किसके रिगार्डिंग है, ये फिगर जब हमारा अपरेंट सन एस डैश हॉरिजन पर है और एक्चुअल सन एस उसके नीचे है, और इस समय एस डैश और एस के बीच की डिस्टेंस 35 मिनट है और जेड और एस डैश के बीच की डिस्टेंस 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ आगे देखिए क्या करें। दस ऑन अकाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन के कारण द सन विल अपीयर टू राइज, मतलब सन राइज होता हुआ अपीयर होगा व्हेन इट्स ट्रू जेनिथ डिस्टेंस दैट इज जेड एस इज 90 डिग्री 35 मिनट। देखिए आप, ये आपकी दो डिस्टेंसेस हैं, एक तो जेड से एस डैश तक की और एक एस डैश से एस तक की। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो जेड से एस तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री 35 मिनट। यानी इन दोनों को मैंने क्लब कर दिया, यानी कि जेड एस डैश आर्क, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए आप, जेड से एस डैश तक के आर्क की डिस्टेंस को और एस डैश से एस तक के आर्क की डिस्टेंस को अगर हम क्लब कर दें, जोड़ दें, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। ये क्या कहलाएगी इस समय, ये कहलाएगी जेनिथ डिस्टेंस। जेड से जब भी कोई डिस्टेंस मेजर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनिथ डिस्टेंस। जेनिथ डिस्टेंस किसकी, ऑफ द एक्चुअल सन, इतनी है। और जेड से एस डैश तक की डिस्टेंस कितनी है,
ये हो जाएगी जेनिथ डिस्टेंस ऑफ एपरेंट सन 90 डिग्री है। और इस समय रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया रिफ्रैक्शन हम बोलते हैं एक्स डैश एक्स को, तो सन के लिए रिफ्रैक्शन हो जाएगा एस डैश एस, ये है 35 मिनट। तो ये पूरा पैराग्राफ जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके बताया ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर देखिए यहाँ पर एक नई बात हमें और समझनी है। एक आपको सेलेस्टियल स्फीयर वाले चैप्टर में एक यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिलेगी आवर एंगल की, आवर एंगल, सॉरी, आवर एंगल ऑफ ए स्टार। तो किसी भी स्टार का आवर एंगल जो होता है, स्टार यहाँ पर एक्स है, वो इक्वल होता है एंगल जेड पी एक्स के। इसको अगर मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करके बताऊं, देखिए इधर आप मान लीजिए ये हमारा एक कोई भी स्टार है एक्स सेलेस्टियल स्फीयर पर, ठीक है, और ये आपका सेलेस्टियल हॉरिजन है और ये आपका इक्वेटर है। वैसे हम इक्वेटर ऐसे बनाते हैं, याद है आपको। तो ये आपका जेनिथ है, जेनिथ मतलब पोल ऑफ द सेलेस्टियल हॉरिजन, और ये आपका पोल है किसका, इक्वेटर का, टी आर का। तो एंगल जेड पी एक्स जो होता है ना, जेड पी एक्स एंगल, तो पी से आपको ग्रेट सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि टी आर का क्या होगा, वर्टिकल सर्किल होगा, यानी टी आर के ये परपेंडिकुलर होगा। और ऐसे ही जेड से आपको एक ग्रेट सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा जो एक्स से पास होगा और ये जाकर सेलेस्टियल हॉरिजन को परपेंडिकुलरली मिलेगा। तो ये जो एंगल आपका बनता है, ये वाला एंगल जेड पी एक्स, एंगल जेड पी एक्स इज कॉल्ड आवर एंगल फॉर द स्टार एक्स। अब इसका सिग्निफिकेंस और क्या होता है उसको फिलहाल आप स्किप कर दीजिए। फिलहाल आपको आवर एंगल का सिर्फ ये मीनिंग याद करना है। आवर एंगल ऑफ एनी स्टार एक्स इज द एंगल जेड पी एक्स, ठीक है। जेड इज जेनिथ, पी इज द सेलेस्टियल पोल एंड एक्स इज द स्टार। तो अगर मैं यहाँ पर आवर एंगल्स ऑफ सन की बात करूँ तो एक्स की जगह एस आ जाएगा, ठीक है। तो वापस आप उसी डायग्राम पे आइए, देखिए आप, हम यहाँ पर आवर एंगल की बात कर रहे हैं, आवर एंगल ऑफ एस, ठीक है। तो देखिए एस पॉइंट मेरा ये वाला है और ऊपर वाला तो एस डैश है। तो आवर एंगल ऑफ एस इज द एंगल जेड पी एस। तो देखिए अब ये वाला एंगल आ जाएगा जेड पी एस। इस एंगल को हमने माना है एच प्लस डेल्टा एच। लेट एच प्लस डेल्टा एच आवर एंगल ऑफ द ट्रू सन व्हेन अपरेंट सन इज राइजिंग। तो एक्चुअली क्या है कि हम जब इस समय सन को देख रहे हैं तो सन हमें एस डैश पे दिख रहा है, ठीक है। तो है एक्चुअली एस पर, मतलब इसके आवर एंगल में कुछ जो ऑब्जर्वर फील कर रहा है उसको जो आवर एंगल फील हो रहा है उसमें यहाँ पर कुछ उसको एरर दिखेगी। तो वो जो एरर है आवर एंगल में या करेक्शन है उसी को हम यहाँ पर मेज़र करना चाह रहे हैं, ये डेल्टा एच, ठीक है। तो देखिए आप, इसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर अब क्या है कि ये जो हमारा वाला थोड़ा सा मैटर है ये मैंने बाद में लिखा है मैंने, तो मैंने यहाँ पर ऐसे एरो कर दिया है, इसको आप यहाँ पर ऐसे इस जगह लिख देना, अप्लाइंग लाइन से पहले, इस लाइन के पहले। अब पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये हम क्या कह रहे हैं। देखिए आप इधर पी एस डी, ये आर्क का साइन है। पी एस डी आर्क क्या है, ये है आर्क ऑफ द ग्रेट सर्किल थ्रू पी एंड एस परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर। देखिए इधर आप, आर्क पी एस डी देखिए आप कहाँ है, ये यहाँ से शुरू हुआ आर्क पी, फिर यहाँ आया एस, फिर यहाँ डी। आप चाहो तो इसको मैं ऐसे ग्रीन कलर से शेड कर देता हूँ। तो ये क्या है बताइए, पी एस डी, ये एक्चुअली एक ग्रेट सर्किल आर्क है जो पी से स्टार्ट हुआ, सन से गुजरा, सन से पास हुआ और इक्वेटर पर परपेंडिकुलरली जाकर मिला। याद है आपको सेलेस्टियल स्फीयर में हमने ऐसा काम कर रखा है। यस, वहाँ हम इसको क्या बोलते थे, वहाँ हम इसको बोलते थे डेक्लिनेशन सर्किल, डेक्लिनेशन सर्किल ऑफ द स्टार। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, डेक्लिनेशन सर्किल ऑफ एस यानी सन, ठीक है। तो इसी को लिखा है, देखिए मैंने, पी एस डी क्या है, डेक्लिनेशन सर्किल थ्रू द सन। इसका मतलब
डी से एस तक की जो लेंथ है, आर्कुअल लेंथ, वो हमारा हो जाएगा डेल्टा। डेल्टा यानी कि डेक्लिनेशन फॉर सन। देखिए आप डी एस लेंथ दिख रही है आपको, डी एस लेंथ ये रही, ये डी एस लेंथ, तो ये बन जाएगी डेक्लिनेशन ऑफ द सन। देन अगेन आगे हम क्या कह रहे हैं, देखिए आप, जेड एस इज वर्टिकल सर्किल परपेंडिकुलर टू द हॉरिजन। आप याद कीजिए सेलेस्टियल स्फीयर चैप्टर में हमने वर्टिकल सर्किल एक डेफिनेशन दी थी। वर्टिकल सर्किल हम किसको बोलते हैं? एनी ग्रेड सर्किल विच स्टार्ट फ्रॉम जेड एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द सेलेस्टियल हॉरिजन। तो यहाँ पर आप देखिए जेड एस को अगर हम देखें, यहाँ पर ये जेड से स्टार्ट हो रहा है और एस तक जा रहा है एक सर्किल। तो जेड से स्टार्ट होकर जो एस तक सर्किल जा रहा है, ये पहले जाकर एस डैश से गुजरा, यानी जेड और एस के बीच में एस डैश है। और आपको याद कर रखना है कि ये जो मेरा एंगल है, ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, तभी तो ये वर्टिकल सर्किल बनेगा। तो व्हाट इज जेड एस? जेड एस इज द वर्टिकल सर्किल दैट इज ग्रेड सर्किल परपेंडिकुलर टू द हॉरिजन, एंड जेड एस डेफिनेटली पास थ्रू एस डैश ऑल्सो। ठीक है। एंड एक यहाँ पर नया कंसेप्ट हमारा और समझने का आ रहा है, दैट इज लैटिट्यूड ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। और ये वर्ड यहाँ गलत लिखने में आ गया, पर्टिकुलर प्लेस यहाँ पर आना चाहिए ऑब्जर्वर। तो हॉरिजन को काट के आप ऑब्जर्वर कर देना। ठीक है। तो ऑब्जर्वर कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वर जिसके लिए सेलेस्टियल हॉरिजन स्पेसिफिक है, उसके लिए लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है। हाँ, एक और बात, मैंने आपको सेलेस्टियल स्फीयर चैप्टर में एक वर्ड समझाया था, सेलेस्टियल लैटिट्यूड, जिसको कि हमने, आपको याद है, थर्ड टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने डिस्कस किया था, लैम्डा बीटा। इसको हमने कहा था सेलेस्टियल लॉन्जिट्यूड, इसको हमने कहा था सेलेस्टियल लैटिट्यूड। तो यहाँ पर ये जो लैटिट्यूड है, ये वाला लैटिट्यूड नहीं है, इट इज़ नॉट बीटा। ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है लैटिट्यूड, जो कि शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा, कि किसी भी ऑब्जर्वर या प्लेस, क्योंकि ऑब्जर्वर किसी प्लेस पे ही होगा, का लैटिट्यूड क्या होता है। तो इधर देखिए आप, अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है उसके रिगार्डिंग सेलेस्टियल हॉरिजन मेरा एन एस है, तो ये एन एस एक ऑब्जर्वर के लिए स्पेसिफिक हो गया। तो एन से पी तक का जो हमारा आर्क है, ये आर्क एन से पी तक का आर्क, ये कहलाता है लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस या ऑफ दैट ऑब्जर्वर। इसको हम डिनोट करते हैं फाई वर्ड से, फाई लेटर से। तो व्हाट इज द आर्क पी एन डिनोट्स? आर्क पी एन डिनोट्स द लैटिट्यूड ऑफ द ऑब्जर्वर फॉर विच सेलेस्टियल हॉरिजन इज एन एस। यानी ऑब्जर्वर जिसके लिए सेलेस्टियल हॉरिजन एन एस है, उस ऑब्जर्वर के लिए, या वो ऑब्जर्वर जिस प्लेस पर है, उस प्लेस का जो लैटिट्यूड है वो हमारा हो जाएगा फाई, और ये एक्चुअली इक्वल होता है आर्क पी एन के। ये सारी बातें हमको देखिए यहाँ पर नई लग रही हैं, बिकॉज ये सारी बातें हम प्रीवियस चैप्टर में हम एक्चुअली स्किप कर दिए हैं हमने, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर अज्यूम करनी पड़ेगी सारी बातें। ओके, अब देखिए इधर आप, फिर से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसी लाइन को, ये सब मैटर हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखने के बाद हमको मेन काम क्या करना है, अब हम इसके मैथमेटिकल पोर्शन पर आ जाते हैं। मेन काम हमको करना है कि हमको कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करना है साहब, इन स्फेरिकल ट्रायंगल जेड पी एस। तो देखिए जेड पी एस एंगल, एक तो आपको यहाँ पर मेन डायग्राम में दिख रहा है जेड पी एस एंगल, जेड देखिए, पी देखिए, एस देखिए। रिमेंबर, वापस बता रहा हूँ, एस पॉइंट हमारा हॉरिजन के नीचे बनना है ना। तो जेड पी एस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पर रीड्रॉ किया है, ये देखिए इधर जेड पी एस, सेम जो ऊपर वाले को नीचे बनाया है, ताकि यहाँ पर बात क्लियर समझ में आ जाए। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल के हमारे को 4 डाटाज नोन है। पहला डाटा है हमारा ये आवर एंगल एच प्लस डेल्टा एच, जेड पी एस एंगल।
अच्छा, फिर अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये 90 डिग्री माइनस डेल्टा कैसे आ गया ये। ठीक है, तो देखिए आप एस पी आर्क देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको एस पी आर्क। तो मैंने आपको अभी भी क्या समझाया था कि डी से एस तक की जो लेंथ है, ये लेंथ हमारी किसकी इक्वल होती है, डेक्लिनेशन डेल्टा। तो अगर डी एस लेंथ डेल्टा है और फिर पी से डी तक का जो आर्क है, पी डी आर्क, पी से डी तक के आर्क की लेंथ बताइए कितनी होगी, पी डी आर्क की लेंथ होगी 90 डिग्री। कारण प्रॉपर्टी ऑफ पोल, पी इज द पोल, किसका पोल, ग्रेट सर्किल टी आर का, और टी आर का पॉइंट डी, तो पी से डी तक की डिस्टेंस हमारी होगी 90 डिग्री। तो पी डी डिस्टेंस 90 डिग्री है और डी एस डिस्टेंस हमारी डेल्टा है। तो अगर पी डी में से मैं डी एस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बचेगा पी एस। तो पी एस मेरी इक्वल हो जाएगी किसके, पी एस मेरी इक्वल हो जाएगी 90 डिग्री माइनस डेल्टा के। तो ये वाली बात क्लियर समझ में आ गई आपको। फिर आप देखिए, फिर हम समझते हैं इसको 90 डिग्री माइनस फाई, ये किसके इक्वल है, जेड पी। तो आप देखिए जेड पी को 90 डिग्री फाई कहने का लॉजिक समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल सेम लॉजिक। जेड से एन तक की जो डिस्टेंस है, देखिए अब इधर जेड से एन तक की डिस्टेंस कितनी होगी, आर्कवर्ड डिस्टेंस मतलब आर्कवर्ड, ये होगी 90 डिग्री। वही सेम रीज़न, जेड हमारा पोल है, किसका पोल है, सेलेशियल होरिजन का, तो जेड से एन तक की डिस्टेंस 90 डिग्री होगी। और फिर पी से एन तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, पी से एन तक की डिस्टेंस हमारी फाई है, लैटिट्यूड। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जेड पी डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 90 डिग्री माइनस फाई। ये भी क्लियर हो गई बात, 90 डिग्री माइनस फाई। अब और आपको थर्ड साइड क्या दिख रही है, 90 डिग्री 35 इंच। ये तो मैंने आपको सबसे पहले ही क्लियर कर दी कि जेड एस डिस्टेंस हमारी 90 डिग्री 35 मिनट है। ठीक है, तो ये तीनों हमारी इस ट्राइंगल की साइड हो गई और एंगल इसका हो गया एच प्लस डेल्टा एच, जो कि हमारा आवर एंगल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर वी आर गोइंग टू अप्लाई व्हाट, वी आर गोइंग टू अप्लाई कोसाइन फॉर्मूला। तो कोसाइन फॉर्मूला हम किसी एंगल के लिए अप्लाई करते हैं। देखिए आप इधर, तो एंगल के लिए कोसाइन फॉर्मूला हमारा क्या जाएगा, कॉस किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ मैं, सॉरी कोसाइन फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं एक साइड को लेकर। यहाँ पर एक साइड आती है लेफ्ट में, तो यहाँ पर मैंने ये वाली साइड ले रहा हूँ, तो यहाँ पर इधर देखिए सर्किल में लिखी हुई है। तो इधर यहाँ पर इस वाले कॉस में क्या आएगा, बिल्कुल लास्ट वाले में इधर आएगा इस साइड के अपोजिट वाला एंगल। तो दिख रहा है आपको एच प्लस डेल्टा एच आ रहा है इसमें, और ये आपको रिमेनिंग साइड लिखनी है। ये तो आपको सबको पता ही है, यहाँ पर 2 बार ये कॉस में आएंगी और यही साइड फिर साइन में आएंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करना शुरू किया। तो देखिए पहले तो आपको उसको समझना है कि ये कैसे आ गया माइनस साइन। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने अप्लाई किया कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली लिखा हुआ है कॉस 90 डिग्री 35 मिनट इसके एडिशन में है, तो इसको अपन ऐसे एज्यूम करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 35 मिनट। क्लियर, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फिर आप देखिए इसके बाद यहाँ पर मैंने ये वाला जो मेरा कॉस एच प्लस डेल्टा एच है, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से। ठीक है, इसके बाद इस लाइन में मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किए हैं। कौन से अप्रॉक्सीमेशन, कि डेल्टा एच जो है वो स्मॉल है। तो अगर डेल्टा एच स्मॉल है तो साहब कॉस डेल्टा एच की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी है और साइन डेल्टा एच की वैल्यू मैंने डेल्टा एच पुट कर दी है। तो आपको पता है कि व्हेन थीटा स्मॉल होता है और रेडियन में मेजर होता है तो कॉस थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 एंड साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कर दी है। इसके बाद फाइनली एक और बात हमको यहाँ पर समझनी है कि ये एक फॉर्मूला है प्रीवियस चैप्टर में, ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आवर एंगल का फॉर्मूला है कॉस एच इक्वल्स टू माइनस टेन फाई टेन डेल्टा। तो यहाँ पर ये कॉस एच की जगह मैंने माइनस टेन फाई टेन डेल्टा पुट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन किया आगे, ये सिंप्लीफिकेशन आप अपने आप समझ लेना। तो देखिए मेरे पास जो लाइन निकल के आई है वो आ गई है ये माइनस साइन 35 मिनट इक्वल्स टू दिस।
यहाँ तक का मामला आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप कॉपी पेन लेकर इसको बैठेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक काम और किया है, मैंने यहाँ पर एक और रिलेशन यूज़ किया है, ये भी आपके प्रीवियस चैप्टर का है। देखिए आप एक्चुअली एंगल को मेज़र करने की जो आप यूनिट अब तक जानते हैं, उसके अलावा यहाँ पर और भी यूनिट्स इस बुक में यूज़ की गई हैं। एक तो यूज़ की गई है, देखिए मिनट्स ऑफ आर्क, जो कि अभी अपन यहाँ पर डैश लगा रहे हैं ना, इसको हम पढ़ते हैं मिनट्स ऑफ आर्क। और एक होती है सेकंड्स ऑफ आर्क, ये मैंने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल करवाया था वहाँ पर, जिसको अपन ऐसे डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमको समझना क्या है कि मिनट्स ऑफ आर्क को अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो ये रिलेशन होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 1 मिनट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, n मिनट्स ऑफ आर्क बिकम्स या चेंज इनटू रेडियन। तो यहाँ पर मैंने यही वाला काम किया है। देखिए कि ये जो मेरा 35 मिनट्स ऑफ आर्क है, इसको मैंने ऐसे लिखा है साइन 1 मिनट से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर ये वाला डैश हट गया, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला डैश हट जाता है, और राइट वाला जो n है अब ये रेडियन में आ गया, ये रेडियन में है और ये मिनट्स ऑफ आर्क में है। तो बिल्कुल ये वाला सेम काम किया है मैंने। फिर मैंने यहाँ पर एक और अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है। ठीक है, कौन सा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है कि साहब साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। अब ये एंगल बन गया रेडियन में, तो रेडियन में है तो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, इसका साइन मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया है। फिर इसके बाद ये तो मैंने आपको आवर एंगल को समझाया था, तो इसको तो मैं वापस क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आवर एंगल तो आपको बुक में मिल जाएगा आपको। इसके बाद 3 लाइनें और हैं मैथमेटिकल। डेल्टा एच इक्वल्स टू, डेल्टा एच को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अकेला कर दिया, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा था कि यही हमारा यहाँ पर टारगेट है, डेल्टा एच निकालना, करेक्शन इन द आवर एंगल। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू इतना आ गया, ये सेक सेक कॉसेक बन जाएंगे, आप देख लेना ऊपर। इसके बाद वापस मैंने ये जो पूरा मेरा यहाँ पर राइट हैंड साइड आ रही है, ये आ रही है रेडियन में, इसको मैंने अगेन मिनट्स ऑफ आर्क में अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप देखिए वही रिलेशन, n मिनट्स ऑफ आर्क इक्वल्स टू n मिनट्स ऑफ आर्क इक्वल्स टू n रेडियन इंटू साइन 1 मिनट। तो यहाँ पर मुझे रेडियन को, ये वाला जो मामला इधर है ना, ये रेडियन में है, रेडियन, और इधर लेफ्ट हैंड वाली मामला मिनट्स ऑफ आर्क में। तो मुझे रेडियन को मिनट्स ऑफ आर्क में चेंज करना है। तो जब मिनट्स ऑफ आर्क को रेडियन में चेंज करना था तब तो साइन 1 मिनट से मैंने मल्टीप्लाई किया था, और अगर रेडियन को वापस मिनट्स ऑफ आर्क में चेंज करना होगा तो साइन 1 मिनट से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो जब साइन 1 मिनट से मैंने डिवाइड किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए। देखिए आप, तो मेरा रिमेनिंग डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई, 35 सेक 5 सेक डेल्टा कॉसेक एच। ठीक है, इसके बाद फाइनली एक और हम यहाँ पर रिलेशन यूज़ कर रहे हैं। अब ये सारे रिलेशन आपको एज्यूम ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब अपने पहले पढ़े नहीं है, बुक में है हालांकि, आप चाहो तो उनको देख सकते हो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर मिनट ऑफ टाइम को, मिनट ऑफ टाइम और मिनट ऑफ आर्क 2 यूनिट है अपनी, ये और नई यूनिट आ गई मिनट्स ऑफ टाइम। तो एक्चुअली क्या है, हम यहाँ पर इस लाइन में ये डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है मिनट्स ऑफ आर्क में, इसको हमने चेंज किया मिनट्स ऑफ टाइम में। तो इसके लिए आपको 15 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। क्लियर लग रहा है ना आपको, क्योंकि 1 मिनट्स ऑफ टाइम इक्वल्स टू 50 मिनट्स ऑफ आर्क, सो 1 मिनट्स ऑफ आर्क विल बी इक्वल्स टू 1/50 मिनट्स ऑफ टाइम। तो ये आपका जो फाइनल आंसर आया डेल्टा एच का, ये आ गया मिनट्स ऑफ टाइम में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करना है। कब, जब आपका क्वेश्चन क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए डिस्कस इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन सनराइज और सनसेट। तो ये सारा आपको फिगर बना के, फिगर में जो भी बातें मैंने आपको समझाई हैं, जो भी यहाँ पर लैंग्वेज लिखी है, कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये सब रिप्रोड्यूस करते हुए, और फाइनली आपको डेल्टा एच इक्वल्स टू 35/15
और ये जो भी है sec फाई sec डेल्टा cosec h यहाँ पर आपको आकर फिनिश करना है। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा सा आर्टिकल्स इसमें कुछ पहले की बातें यूज़ हैं तो आप इसको याद करेंगे। ठीक है ना, इस तरह के आपको 2 आर्टिकल और करने हैं। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश है। थैंक यू वेरी मच।